हर बच्चा एक चैंपियन है, बस उसे अपना रास्ता थोड़ा अलग बनाना पड़ता है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जो शारीरिक गतिविधि को चुनौती देती है, लेकिन पोटेंशियल को कभी लिमिट नहीं करती। जब पेरेंट्स अपने प्यार और थेरेपी से सपोर्ट देते हैं, तो ये बच्चे भी नए माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी होता क्या है और कुछ इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ जो बच्चों को इंडिपेंडेंट और ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं। तो आइए इसे और अच्छे से समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से और भी डिटेल में। सीपी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, सेरेब्रल एंड पाल्सी। ये एक परमानेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर अफेक्टेड हो जाता है। ये एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब कि ब्रेन का पोर्शन जितना अफेक्टेड होना था उतना हो चुका है और ज़्यादा इससे अफेक्टेड नहीं होगा। साथ ही हम बच्चे में देखते हैं कि हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम होती है और सेंसेशन एंड परसेप्शन की भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसका कारण क्या है? तो आइए हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। बर्थ एनेक्सिया एंड इंजरी आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सीपी होता है डेवलपिंग ब्रेन में इंजरी और इंसल्ट की वजह से, या फिर ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से भी सीपी होता है। डेवलपिंग ब्रेन का मतलब है कि ब्रेन अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, वो अभी बन रहा है। ये तीन में कैटेगराइज होते हैं कि सीपी किस किस फेज में होता है। पहला एंटीनेटल, दूसरा नेटल और थर्ड पोस्ट नेटल। एंटीनेटल जब बच्चा माँ के पेट में है तब, तो उसमें देखा जाता है कि जब मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है, लाइक HIV इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन या अदर कोई भी इन्फेक्शन, तो इसकी वजह से भी बच्चे को सीपी हो सकता है। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि जो मदर को जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, उतनी फुलफिल नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से भी बच्चा जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि अगर मदर जो है वो अल्कोहल इंटेक कर रही है या स्मोकिंग कर रही है या अदर कोई ड्रग्स ले रही है, तो इसकी वजह से भी बच्चा जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है, बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उस टाइम वो उसको कोई हाई लेवल की बीपी की दिक्कत हो या फिर उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। या फिर बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ना कर रहा हो, रीज़न कि मदर जो है वो फॉलिक एसिड नहीं ले पा रही है, या फिर मदर को ब्लड की कमी हो गई है, या फिर बच्चा प्री मैच्योर है, इसकी वजह से भी बच्चे को सीपी हो सकता है। यही रीज़न है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्रॉपर 9 मंथ तक आपको अपना चेकअप कराना है और आपको अपना प्रिकॉशन लेना है ताकि बच्चे को सीपी ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटल पीरियड की। इस टाइम में बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा डिले क्राई के बारे में। डिले क्राई की वजह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं हो पाती है बच्चे के ब्रेन में, तो इसकी वजह से भी सीपी कॉज हो जाता है। नेक्स्ट आपने सुना होगा फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में। फोर्सेप्स डिलीवरी में बच्चे के हेड को हम फोर्सेप्स से खींचते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे के ब्रेन में इंजरी आ जाती है और वो सीपी कॉज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट नेटल के बारे में। पोस्ट नेटल यानी बच्चा डिलीवर हो चुका होता है। इसमें जो रीज़न होता है सीपी का वो ये होता है कि हाई लेवल का जॉन्डिस देखने को बच्चे में मिलता है। हाई लेवल की जॉन्डिस की वजह से भी बच्चे में सीपी कॉज हो जाता है, या फिर इंसेफेलाइटिस है या मेनिंजाइटिस, ये सारे रीज़न है कि बच्चे में सीपी कॉज हो जाए। इन तीनों फेज को हम डिस्क्राइब जो किया, एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल, इसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस होता है वो एंटीनेटल में ही होता है। 80% चांसेस होते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में है तो उस टाइम सीपी डेवलप हो जाए, और 10% नेटल एंड 10% पोस्ट नेटल में बच्चे में सीपी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीपी के बारे में, जिसमें पहला है स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी में क्या होता है, जो बच्चे की मसल स्टोन होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और उनका जो मूवमेंट होता है वो ऑकवर्ड दिखता है, मसल्स जो होती है उनके स्टिफ हो जाती हैं। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीपी है। ये तीन में कैटेगराइज होते हैं, स्पास्टिक डायप्लेजिक, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक, स्पास्टिक हेमिप्लेजिक। स्पास्टिक हेमिप्लेजिक में हाफ साइड ऑफ बॉडी बच्चे का अफेक्टेड हो जाता है। स्पास्टिक डायप्लेजिक में क्या होता है कि बच्चे का या तो दोनों हाथ या तो दोनों पैर अफेक्टेड हो जाता है एंड मूवमेंट जो होता है वो स्टिफ होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक के बारे में। इसमें बच्चे का दोनों हाथ और दोनों पैर अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सीपी की बात करें तो नेक्स्ट है डिस्काइनेटिक सीपी। डिस्काइनेटिक सीपी में बोथ आर्म्स, बोथ हैंड्स, फीट्स, इसमें स्लो एंड अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग और जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीपी है एटेक्सिक सीपी। एटेक्सिक सीपी में बच्चे का कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस अफेक्टेड हो जाता है और उनका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है। बेस ऑफ सपोर्ट यानी दोनों पैर को वो फैला करके चलते हैं। उन्हें एक डर होता है कि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी अगर मैं आगे चलती हूँ तो, या चलता हूँ तो इस वजह से बच्चे जो है बेस ऑफ सपोर्ट अपना बढ़ा लेते हैं। ये आता है एटेक्सिक सीपी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हमें सीपी के बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है कि जो मसल्स हैं उसमें हमें इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। उनके में आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्टिन्यूसली ड्रूलिंग हो रही होती है, लार टपकता है। फिर उनका जो गेट पैटर्न है वो हमें डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं, लाइक सीजर गेट, वो अपने पैर को क्रॉस करके चलते हैं। फिर क्राउज्ड गेट देखने को मिलता है, बनाना जंपिंग गेट देखने को मिलता है, और डिलेड माइलस्टोन देखने को मिलता है। बच्चा अपना गर्दन सही समय पे नहीं संभाल पा रहा है, या वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है, सिटिंग नहीं कर पा रहा है, स्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि उसको प्रिसाइज मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है, सॉलोइंग में दिक्कत होती है, उसके जो हाफ ऑफ साइड होते हैं मसल्स वो वीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसके साथ ही हम और सिम्टम्स देखते हैं लाइक सीजर डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, डेंटल प्रॉब्लम्स, हेयरिंग प्रॉब्लम, विजन्स प्रॉब्लम, एपिलेप्सी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये बात अपने ध्यान में रखनी हो, अपने दिमाग में रखनी होगी कि सीपी कांट बी क्योर्ड बट ट्रीटमेंट विल इम्प्रूव। हम जितने भी बच्चे के अंदर साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हैं हम इसको रिड्यूस करते हैं, सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देते हैं। हमारा मेन गोल होता है कि हम बच्चे को फंक्शनली इंडिपेंडेंट करते हैं कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से खुद कर ले, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो उसमें थेरेपेटिक इंटरवेंशंस हैं जैसे कि फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी में हम बच्चे के ग्रॉस मोटर एरिया पे वर्क करते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस पे वर्क करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चे के फाइन मोटर्स पे वर्क करते हैं एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पे काम करते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी पे हम बच्चे के स्पीच पे काम करते हैं। तो मैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रही हूँ, फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में जो सीपी के बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि स्विस बॉल एक्सरसाइजेस जिसमें हम कराते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सिटिंग। ये बच्चे में मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करता है, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को एनहेंस करता है, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और ट्रंक कंट्रोल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम कराते हैं पोजीशनिंग जिसमें कि नीलिंग, हाफ नीलिंग एंड स्क्वेटिंग कराते हैं, जिससे बच्चे की बैलेंस, जॉइंट स्टेबिलिटी, जॉइंट प्रोप्रोसेप्शन, ट्रंक स्टेबिलिटी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट हम कराते हैं क्वाड्रिपॉड लेग रेज जिसमें बच्चे की कोर मसल्स स्ट्रेंथन होती है, बैलेंस इम्प्रूव होता है, स्पाइनल स्टेबिलिटी एनहांस होता है, लेग मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं एंड अपर लिम्ब स्ट्रेंथन होता है। फिर नेक्स्ट हम कराते हैं क्वाड्रिपॉड हैंड रेज जिसमें कि शोल्डर एंड हिप मोबिलिटी एनहांस होती है, कोर मसल्स स्ट्रेंथन होता है, बैलेंस इम्प्रूव होता है, स्पाइनल स्टेबिलिटी एनहांस होता है एंड अपर लिम्ब स्ट्रेंथन होता है। फिर हम कराते हैं स्टैंडिंग जो कि बच्चे की बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, हिप इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है एंड इंडिपेंडेंस इंक्रीज करता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हम फिजियोथेरेपिस्ट सीपी के बच्चे में कराते हैं ताकि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सीपी क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ ही हमने देखा उसके थेरेपेटिक इंटरवेंशंस के बारे में। तो अगर आपको सीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो
तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। मैं दीक्षा पांडे, अ फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड गोरखपुर ब्रांच। थैंक यू।